हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, हम बात कर रहे थे राजस्थान का इतिहास और राजस्थान के इतिहास में कहाँ के चौहान, अजमेर के चौहान। अजमेर के चौहानों में हमने कई शासकों के बारे में डिस्कस कर लिया है। हम लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था पृथ्वीराज चौहान तृतीय। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के संघर्षों के बारे में हम आपसे डिस्कस कर रहे थे। संघर्षों में हमने जो शुरुआत की थी वो प्रारंभिक तौर पर गुड़गांव का युद्ध पड़ा था 1178 ईस्वी। उसके बाद 1182 ईस्वी में भंडारकों का दमन। उसके बाद 1182 ईस्वी में महोबा का युद्ध हुआ। ठीक है, 1183-84 में चालुक्यों से संघर्ष। उसके बाद कन्नौज के शासक जयचंद से संघर्ष की कंडीशंस देखी। और लास्ट हम पढ़ रहे थे किससे संघर्ष, तुर्कों से संघर्ष। और तुर्कों में जो शासक थे वो थे मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी, देखिए मोहम्मद गोरी से संघर्ष के संदर्भ में हम देखते हैं जनरली ये हमारा इंडिया का मैप है। और इंडिया के मैप में यहां कौन है, यहां है राजस्थान। ठीक है, मोहम्मद गोरी जो है उनका साम्राज्य बेसिकली देखा जाए तो वर्तमान पाकिस्तान, अफगानिस्तान, गजनी साम्राज्य इसको बोला जाता था। ठीक है, ये साम्राज्य मोहम्मद गोरी का था। मोहम्मद गोरी, ठीक है। देखो, मोहम्मद गोरी जो है उसका भारत पर पहला आक्रमण, इंडिया मतलब देखो वर्तमान पाकिस्तान वाला जो भूभाग है ये भी इंडिया में ही आता था। इंडिया पर इसका पहला आक्रमण, मैं यहां लिख दूं मोहम्मद गोरी का भारत पर प्रथम आक्रमण। प्रथम आक्रमण कब हुआ? प्रथम आक्रमण हुआ 1175 ईस्वी में। और 1175 ईस्वी में पहला जो आक्रमण हुआ वो किस पर हुआ? मुल्तान पर हुआ। मुल्तान वर्तमान पाकिस्तान में है लेकिन उस समय इंडिया का ही पार्ट था। ठीक है, उसके बाद अगला जो आक्रमण हुआ मोहम्मद गोरी का, एक युद्ध हम पढ़ते हैं वो है आबू का युद्ध। कौन सा युद्ध? आबू का युद्ध। 1178 ईस्वी में आबू का युद्ध हुआ। किस किस के मध्य हुआ? यह युद्ध हुआ मोहम्मद गोरी और दूसरी ओर थे चालुक्य शासक मूलराज सेकंड। चालुक्य शासक मूलराज सेकंड। देखो 1178 ईस्वी के इस युद्ध में मूलराज जो है इस आबू वाले सेक्शन के शासक थे मूलराज। हालांकि वैसे गुजरात के प्रॉपर जो चालुक्य शासक थे वो थे भीमदेव सेकंड, लेकिन आबू वाले सेक्शन पर चालुक्य शासक मूलराज सेकंड का शासन था। और चालुक्य शासक मूलराज सेकंड जो है उन्होंने 1178 ईस्वी के आबू के युद्ध में मोहम्मद गोरी को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। तो इस युद्ध में कौन पराजित हुए? मोहम्मद गोरी पराजित हुए। तो देखो पहली बार मोहम्मद गोरी का जो आगमन हुआ वो इस साइड से हुआ, गुजरात वाले साइड से। ठीक है, उसके बाद कुछ दिन पश्चात दूसरी बार जो आगमन हुआ या हम कहें कि अगला जो आक्रमण हुआ वो उत्तरी साइड से हुआ, इधर से। ठीक है, और यहां हम देखते हैं बेसिकली इधर हरियाणा है और साथ में कन्नौज। कन्नौज की बात अभी भी पैरेलल चल रही है। कन्नौज के शासक कौन है? जयचंद घेड़वाल हैं। जयचंद घेड़वाल के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये दिल्ली के शासक बनना चाहते थे, बड़ी इच्छा थी इनकी, लेकिन प्रत्यक्ष से संघर्ष करके नहीं बन सकते थे। दूसरी बात, इनकी पुत्री संयोगिता का जो सोमवार से अपहरण किया गया किसके द्वारा? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के द्वारा। तो इस बात से भी काफी खफा थे। ठीक है, तो दोनों कंडीशन कारण, ये दोनों प्रमुख कारण रहे हैं। लेकिन जयचंद की इतनी हिम्मत नहीं थी कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय से डायरेक्ट क्या कर ले? युद्ध कर ले। वो किसी मौके की तलाश में था। क्या था? कोई मौका मिले, कोई बड़ा शासक या उसका सहयोग करने का। ठीक है, यहां ये मौका मिला किसके तौर पर? मोहम्मद गोरी के तौर पर। देखो, हालांकि मोहम्मद गोरी जो है पहला युद्ध, मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य पहला जो संघर्ष हुआ उसको हम पढ़ते हैं तराइन का युद्ध। कौन सा युद्ध? तराइन का युद्ध। तराइन का जो युद्ध है ये हुआ 1191 ईस्वी में। देखो, सबसे पहली बात तो तराइन कहां स्थित है? बेसिकली वर्तमान करनाल हरियाणा में गांव पड़ता है तरावड़ी। कौन सा गांव? तरावड़ी गांव करनाल हरियाणा। यहां कौन सा गांव पड़ता है? तरावड़ी गांव पड़ता है। और इस तरावड़ी गांव हरियाणा का नाम उस समय क्या था? तराइन था। ठीक है, देखो तराइन के इस प्रथम युद्ध में, तराइन का मैं यहां लिख देता हूं प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ। किस किस के मध्य हुआ?
पृथ्वीराज चौहान तृतीय, PRC थर्ड लिख देता हूं मैं शॉर्ट में कि, और दूसरी ओर कौन थे? मोहम्मद गोरी। ठीक है, इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय के सेनापति, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के जो सेनापति थे वो थे कौन? गोविंद राय। दिल्ली के गवर्नर भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि दिल्ली किसके अधिकार क्षेत्र में है? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के अधिकार क्षेत्र में है। गोविंद राय और एक और थे खांडे राव। ठीक है, इन दोनों ने हम कहें कि तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने अपने दिल्ली के गवर्नर गोविंद राय और खांडे राव के सहयोग से मोहम्मद गोरी को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। कौन पराजित हुए? मोहम्मद गोरी इस युद्ध में क्या हुए? पराजित हुए। लेकिन देखो पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो है उन्होंने केवल मोहम्मद गोरी को पराजित किया, इससे ज्यादा कुछ नहीं किया। ठीक है, पीछा भी नहीं किया बहुत ज्यादा, या ऐसा भी कोई है। साथ में देखो मोहम्मद गोरी को पराजित करने के पश्चात इन्होंने तबर हिंद, तबर हिंद जो है वो है वर्तमान भटिंडा, वर्तमान भटिंडा जो है उस पर अधिकार जरूर कर लिया। वर्तमान भटिंडा जो है इस पर अधिकार जरूर किया, लेकिन कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्ट इन्होंने मोहम्मद गोरी को पकड़ने की या इस प्रकार की कोई कोशिश पृथ्वीराज चौहान तृतीय के द्वारा नहीं की गई। ठीक है, उसके बाद पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो है पुनः तराइन के मैदान से कहा अजमेर आए। ठीक है, दूसरी ओर मोहम्मद गोरी जो है अपनी इस पराजय या इस अपमान का बदला लेने की तैयारी में जुटा, गजनी पहुंचा और एक भारी भरकम विशाल सेना को उन्होंने क्या किया? संगठित किया। उसके बाद फिर देखिए संगठित करने के बाद फिर दूसरे युद्ध की कंडीशंस पैदा हुई, और दूसरा युद्ध हम देखते हैं तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध। यह कब हुआ? 1192 ईस्वी में। देखो ये जो युद्ध है, इस युद्ध में सबसे पहली बात तो मोहम्मद गोरी ने किसका सहयोग लिया? मोहम्मद गोरी को मैंने कहा कन्नौज के शासक जयचंद। पहले युद्ध में कन्नौज के शासक जयचंद को मोहम्मद गोरी के बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी को कन्नौज के शासक कौन? जयचंद का सहयोग मिला, जयचंद का सहयोग मिला। और जैसे ही ये सहयोग का आश्वासन मिला किसको? मोहम्मद गोरी को। मोहम्मद गोरी ने युद्ध से पहले ही अपना दूत जो है नाम था किवाम उल मुल्क, किवाम उल मुल्क नामक जो दूत है, इस दूत को किसके पास भेजा? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पास भेजा, क्योंकि आप कहीं न कहीं काफी मजबूत स्थिति में था मोहम्मद गोरी, और मोहम्मद गोरी चाहते थे कि एक बार संदेश भिजवाते हैं कि भाई या तो आप अधीनता स्वीकार। दूत किस वे में भेजा कि भाई पृथ्वीराज चौहान जी आप हमारी अधीनता स्वीकार कर लो। पृथ्वीराज चौहान ने सोचा कि देखो अभी पिछले युद्ध में हमने इसको पराजित किया है और उल्टा हमको ही कह रहा है कि अधीनता स्वीकार कर लीजिएगा। लेकिन इतना ये जरूर समझ चुके थे कि कोई ना कोई बड़ी गड़बड़ होने वाली है। हो सकता है उसको बड़ा इस पर कन्नौज के शासक जयचंद का ये था, डर था कि भाई ये निश्चित रूप से कोई ना कोई षड्यंत्र रचेगा, किसी न किसी शासक के साथ मिलेगा। और ऐसा ही हुआ। कन्नौज के शासक जयचंद ने तराइन के सेकंड युद्ध में किसका सहयोग किया? पृथ्वीराज चौहान तृतीय का सहयोग किया। और इस सहयोग के एवज में युद्ध हुआ। मैं कह सकता हूं यहां किस किस के मध्य? पृथ्वीराज चौहान तृतीय और किसके मध्य? मोहम्मद गोरी के मध्य युद्ध हुआ। और इस युद्ध में अब की बार मोहम्मद गोरी ने कन्नौज के शासक जयचंद के सहयोग से पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो है इसको क्या कर दिया? पराजित किया। तो तराइन के सेकंड युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान तृतीय को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। लेकिन देखो पराजय के बाद पहले युद्ध में मोहम्मद गोरी पराजित हुए। बड़ी भूल की किसने? पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने, उसका पीछा ना करके। ठीक है, लेकिन मोहम्मद गोरी वो गलती करने वाला नहीं था जो गलती किसके द्वारा की गई थी? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के द्वारा की गई। मोहम्मद गोरी ने वो गलती नहीं की और मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो है इनको क्या बना लिया? सिरसा,
सिरसा जिला पड़ता है हरियाणा। सिरसा में सरस्वती नदी के किनारे, सरस्वती नदी के किनारे क्या कर लिया? बंदी बना लिया। क्या कर लिया? बंदी बनाया। किसको? पृथ्वीराज चौहान तृतीय को। और बंदी बनाकर कहां ले गए? गजनी ले गए। कहां ले गए? बंदी बनाकर कहां ले जाया गया? गजनी ले जाया गया। ठीक है, तो मोहम्मद गोरी जो तराइन के सेकंड युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान तृतीय को पराजित करके सिरसा में सरस्वती नदी के किनारे से बंदी बनाया और बंदी बनाकर कहां ले जाया गया? गजनी ले जाया गया। ठीक है, उसके बाद देखो क्या होता है। अब यहां अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत देखने को मिलते हैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ के अनुसार। किसके अनुसार? पृथ्वीराज रासो जो है उस ग्रंथ के अनुसार मैं आपसे बात कर रहा हूं। यह ग्रंथ कहता है कि तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात, तराइन के सेकंड युद्ध के पश्चात जो है पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो है इसको कहां ले जाया गया? पृथ्वीराज चौहान तृतीय को बंदी बनाकर कहां ले जाया गया? गजनी ले जाया गया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? मैं जो बात कर रहा हूं आपसे किसके अकॉर्डिंग कर रहा हूं? ग्रंथ पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ है इसकी रचना चंद्रप्रदाई द्वारा की गई। और इस ग्रंथ के अकॉर्डिंग मैं आपसे बात कर रहा हूं कि तराइन के सेकंड युद्ध के पश्चात पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो है इसको बंदी बनाकर मोहम्मद गोरी द्वारा कहां ले जाया गया? गजनी ले जाया गया। लेकिन आगे चलकर क्या हुआ? देखो, पता लगा गजनी में मोहम्मद गोरी को कि भाई पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो है ये शब्द भेदी बाण चलाना जानते हैं। क्या करना? शब्द भेदी बाण चलाना जानते हैं। ठीक है, चूंकि बंदी तो थे ही तो क्यों ना भाई ये प्रैक्टिकल भी कर लिया जाए। ऐसी परिस्थिति में क्या हुआ? हाँ, तो देखिए तराइन के सेकंड युद्ध के पश्चात क्या होता है। तराइन के सेकंड युद्ध के पश्चात पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो है उसको बंदी बना लिया जाता है और बंदी बनाकर मैंने कहा कहां ले जाया गया? गजनी ले जाया गया। गजनी वर्तमान अफगानिस्तान में पड़ता है। कहां पड़ता है? वर्तमान अफगानिस्तान में ले जाया गया। देखो, यहां से बंदी बनाकर ले जाया गया। अब यहां देखो एक ग्रंथ हम पढ़ते हैं पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ है इस ग्रंथ की रचना किसने की? चंद्रप्रदाई ने की। चंद्रप्रदाई, चंद्रप्रदाई जो है वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबारी विद्वान और उनके बहुत घनिष्ठ मित्र थे। ऐसा मानते हैं कि चंद्रप्रदाई और पृथ्वीराज चौहान तृतीय का जन्म एक ही दिन हुआ था, एक ही दिन दोनों की क्या हुई? मृत्यु हुई। पता चला, इस ग्रंथ के अनुसार मैं बात कर रहा हूं, यह ग्रंथ कहता है कि गजनी में मोहम्मद गोरी की हत्या जो है वो किसके द्वारा? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के द्वारा की गई। कैसे की गई? वो की गई किसके द्वारा? शब्द भेदी बाण के द्वारा। किसके द्वारा? शब्द भेदी बाण के द्वारा। ये बात कहता है पृथ्वीराज रासो, शब्द भेदी बाण। और कहता है कि गजनी में पृथ्वीराज चौहान तृतीय द्वारा मोहम्मद गोरी की हत्या की गई। किसके माध्यम से? शब्द भेदी बाण के माध्यम से। देखो, शब्द भेदी बाण जो है इसके बारे में जनरली अगर मैं आपसे बात करूं तो माना गया कि गजनी में जब पृथ्वीराज चौहान तृतीय को जब बंदी बनाया हुआ था उस समय पता चला कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो है शब्द भेदी बाण चलाना जानते हैं। शब्द भेदी बाण क्या है, कैसे चलाया गया, कैसे हत्या की, ये सारी बात लिखी हुई है पृथ्वीराज रासो में। तो इसके लिए शब्द बोलने वाला कौन था? चंद्रप्रदाई था। और पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो है अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेता है। चंद्रप्रदाई जो है कुछ चंद लाइनें बोलता है, उन लाइनों को पढ़कर समझकर पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो है क्या करता है? एक सटीक निशाना लगाने में सक्षम था। ठीक है, हुआ क्या? गजनी में मोहम्मद गोरी जो है उसने सोचा भाई क्यों ना ये शब्द भेदी बाण वाला जो प्रैक्टिकल है या हम कहेंगे ये बात सही है या गलत, इसको करके देख लेते हैं। ठीक है, चंद्रप्रदाई को अजमेर से गजनी ले जाया गया। मानते हैं कि एक मैदान में एक पुतला बनाकर लगा दिया गया। ठीक है, और पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो है उनकी आंखों पर क्या बांधी गई? पट्टी बांधी गई।
चंद्रबदाई जो है वो उनके निकट खड़े हुए, उनके समीप खड़े हुए, और साइड में एक झरोखा था, उस झरोखे में बैठे हुए थे, एक महल था, उस महल के झरोखे से ये सारा घटनाक्रम देख रहे थे। कौन? मोहम्मद गोरी। ठीक है, देखो उस पुतले के निकट एक घंटी थी, उस घंटी को जैसे ही बजाया गया तत्काल प्रभाव से पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो है उनके लिए कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया। किसके द्वारा? चंद्रबदाई के द्वारा, और निश्चित रूप से उन्होंने बहुत ही सही और सटीक निशाना लगाया। ठीक है, जैसे ये सही और सटीक निशाना लगा, इसको देख करके मोहम्मद गोरी के मुंह से वाह वाह की आवाज निकली कि भाई बहुत अच्छा, बहुत सही निशाना लगाया है। ठीक है, उसके तत्पश्चात चंद्रबदाई ने फिर कुछ लाइनें बोली। किसके लिए? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के लिए। क्या बोली? 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण। वापस रिपीट करता हूं, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान मत चूके चौहान। ये बात कही गई किसके द्वारा? चंद्रबदाई के द्वारा। किसको कही गई? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के लिए बोली गई। पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने अपने तर्कस से एक तीर निकाला, ठीक है, और अपने कमान पर लगाकर इस पूरी लाइन को समझा कि 4 बांस 24 गज की दूरी पर लगभग कौन बैठे हुए हैं? मोहम्मद गोरी बैठे हुए हैं। कहां बैठे हुए हैं? ता ऊपर सुल्तान, मतलब अपनी गद्दी पर बैठे हुए हैं, मत चूको चौहान। तो मानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो है उन्होंने इस पूरी लाइन को समझा, और समझकर उतनी ही दूरी पर, उतनी ही ऊंचाई पर प्रॉपर वे में निशाना लगाया, और वो निशाना सीधा किसको लगा? या वो तीर जो है सीधा किसको लगा? मोहम्मद गोरी को लगा। ठीक है, मोहम्मद गोरी जो है उस तीर के लगने से मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई। इसी दौरान चंद्रबदाई जो है उन्होंने, इनके पास एक खंजर था, उस खंजर से सबसे पहले तो अपने स्वामी कौन? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के सीने में घोंपा, पहले तो उनकी हत्या की, और उसके बाद खुद को खंजर मारकर क्या कर ली? आत्महत्या कर ली। तो ओवरऑल हम ये कहें कि पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ है वो कहता है कि गजनी में पृथ्वीराज चौहान तृतीय द्वारा शब्द भेदी बाण के माध्यम से किसकी हत्या की गई? मोहम्मद गोरी की हत्या की गई। ये बात कहता है पृथ्वीराज रासो। लेकिन इस बात में कितनी सत्यता है वो अब आगे हम देख रहे हैं। देखो एक और ग्रंथ में बात करता हूं, एक विद्वान हुए हैं गोपीनाथ शर्मा। गोपीनाथ शर्मा, इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कि भाई ऐसा नहीं है, ये सारी बातें क्या है? झूठी है। ठीक है, गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कि तराइन के सेकंड युद्ध के पश्चात, तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात क्या हुआ? पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो है उन्होंने मोहम्मद गोरी की क्या की? पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने मोहम्मद गोरी की अधीनता स्वीकार की। मोहम्मद गोरी की अधीनता स्वीकार की। ठीक है, और मोहम्मद गोरी की अधीनता स्वीकार करने के पश्चात मोहम्मद गोरी ने कुछ समय के लिए इनको पुनः अजमेर का शासक स्वीकार कर लिया। इसी दौरान इनके द्वारा, किसके द्वारा? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के द्वारा क्या चलाए गए? सिक्के चलाए गए। उन सिक्कों पर एक तरफ लिखा राय पिथौरा और दूसरी तरफ लिखा गया मोहम्मद बिन साम। मोहम्मद बिन साम, मोहम्मद बिन साम किसका नाम था? मोहम्मद गोरी का था। ठीक है, राय पिथौरा किसकी उपाधि थी? पृथ्वीराज चौहान तृतीय की थी। ठीक है, तो सिक्के चलाए गए, उन सिक्कों पर एक तरफ राय पिथौरा, दूसरी तरफ मोहम्मद बिन साम उत्कीर्ण था। इन सिक्कों से ये अनुमान लगाया गोपीनाथ शर्मा ने कि भाई तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात मोहम्मद गोरी, पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने मोहम्मद गोरी की क्या की? अधीनता स्वीकार की। ठीक है, और आगे चलकर पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो है इनको बंदी बनाकर गजनी ले जाया गया। गजनी में इनकी क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई। ठीक है, तो ये बात कहता है इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा। फाइनली देखिए, मैं बात करता हूं आपसे, ये जो बात है पृथ्वीराज रासो वाली जो बात है ये क्यों गलत साबित होती है? क्योंकि अगर 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की हत्या शब्द भेदी बाण से हुई तो 1194 ईस्वी में मोहम्मद गोरी द्वारा एक युद्ध लड़ा गया, चंदावर का युद्ध। कौन सा युद्ध? चंदावर का युद्ध। तो अगर यहां हत्या हो जाती तो फिर चंदावर का युद्ध कौन लड़ता? पहली बात। दूसरी बात देखो, ऐतिहासिक दृष्टि से हम देखते हैं मोहम्मद गोरी की मृत्यु तो 1206 ईस्वी में हुई। मोहम्मद गोरी की मृत्यु कब हुई? 1206 ईस्वी में हुई। हम दिल्ली सल्तनत को जब पढ़ते हैं तो उस समय देखते हैं मोहम्मद गोरी की मृत्यु कब हुई? 1206 ईस्वी में। तो और ये जो बात है पृथ्वीराज रासो वाली जो बात है ये प्रमाणिक नहीं है।
फाइनली मैं बात करता हूं, जो भी कारण रहा, पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो है इनकी हत्या कर दी गई। कहां कर दी गई? गजनी में इनकी क्या हुई? हत्या हुई। ठीक है भाई, गजनी में इनकी हत्या हुई, जहां इनकी क्या स्थित है? छतरी स्थित है। आपसे पूछा जाए कि भाई पृथ्वीराज चौहान तृतीय की छतरी कहां स्थित है? गजनी अफगानिस्तान में स्थित है। कहां स्थित है? गजनी अफगानिस्तान। ठीक है। आपसे पूछा जाए कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो है इनका स्मारक कहां स्थित है? इसकी बात कर रहा हूं मैं, स्मारक की बात करता हूं। पृथ्वीराज चौहान तृतीय की छतरी की बात करता हूं तो वो कहां है? गजनी अफगानिस्तान में है। स्मारक की बात करता हूं तो वो कहां है? वो है तारागढ़ दुर्ग, अजमेर। ठीक है। देखिए, ये जो तराइन का सेकंड युद्ध है, तराइन के सेकंड युद्ध में मैं एक रानी की बात करता हूं, वो है इच्छिनी। देखिए, ये वही इच्छिनी जो है ये आबू के राजा सलक की पुत्री है। ये बात मैंने पहले भी आपको बताई थी, आबू के राजा सलक की पुत्री। देखिए, आबू के राजा सलक की पुत्री इच्छिनी जो है, मैंने बताया था चालुक्यों से संघर्ष, चालुक्य शासक भीमदेव सेकंड बड़ा प्रेम करते थे। किससे? आबू के राजा सलक की पुत्री इच्छिनी से। लेकिन इच्छिनी जो है वो बिल्कुल भी प्रेम नहीं करती थी, वन साइडेड प्रेम था। ठीक है भाई, इच्छिनी जो है वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय को बड़ा प्रेम करती थी। माना जाता है कि तराइन के सेकंड युद्ध में जब पता चला कि भाई पृथ्वीराज चौहान तृतीय को बंदी बना लिया गया है, तो इच्छिनी जो है वो युद्ध क्षेत्र में पहुंची और युद्ध क्षेत्र में लड़ते हुए क्या हो गई, या युद्ध क्षेत्र में संघर्ष करते हुए इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो इच्छिनी जो है आबू के राजा सलक की पुत्री थी। ठीक है। ये तराइन के सेकंड युद्ध के दौरान हम कह दें कि भाई इच्छिनी जो है युद्ध क्षेत्र में संघर्ष करते हुए इच्छिनी की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो इच्छिनी की बात कई बार स्टूडेंट पूछते हैं, सर वो इच्छिनी का क्या हुआ? तो पता लगा इच्छिनी का क्या हुआ। इच्छिनी जो है तराइन के सेकंड युद्ध के पश्चात हम कह दें कि तराइन के सेकंड युद्ध क्षेत्र में जाकर के संघर्ष करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गई, या इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ठीक है। देखो, मैं दो ग्रंथों की आपसे बात करता हूं। एक ग्रंथ है ताज उल मासिर। इस ग्रंथ के रचयिता है, फारसी ग्रंथ है, फारसी ग्रंथ का नाम है ताज उल मासिर। रचयिता कौन है? हसन निजामी। ठीक है। दूसरे में ग्रंथ की बात करता हूं। दूसरा जो ग्रंथ है वो है तबकात ए नासिरी जो ग्रंथ है, बेसिकली इस ग्रंथ के रचयिता है मिन्हास उस सिराज। इन दोनों फारसी, एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि किन फारसी ग्रंथों में तराइन के युद्धों का वर्णन मिलता है, तो ये दो ग्रंथ है हमारे पास। ताज उल मासिर ग्रंथ है जिसके रचयिता हसन निजामी है, और दूसरा है तबकात ए नासिरी जिसके रचयिता है मिन्हास उस सिराज। इन दोनों फारसी ग्रंथों में हमें तराइन के युद्धों का, बेसिकली तराइन के सेकंड युद्ध का वर्णन मिलता है। तराइन के सेकंड युद्ध का वर्णन। ठीक है भाई, तराइन के सेकंड युद्ध का वर्णन किन ग्रंथों में मिलता है? किन फारसी ग्रंथों में मिलता है? ताज उल मासिर और तबकात ए नासिरी। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि 1192 ईस्वी में अजमेर के चौहान का जो थे वो क्या हो गए? समाप्त हो गए। बेसिकली आपसे पूछा जाए कि भारत में स्थायी मुस्लिम साम्राज्य के संस्थापक कहलाते हैं। भारत में स्थायी मुस्लिम साम्राज्य के संस्थापक, स्थायी मुस्लिम साम्राज्य के संस्थापक माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? मोहम्मद गोरी जो है वो भारत में स्थायी मुस्लिम साम्राज्य के संस्थापक माने जाते हैं। क्यों? इससे पहले देखो, पहला मुस्लिम आक्रमण भारत पर जो हुआ वो मोहम्मद बिन कासिम का हुआ। मोहम्मद बिन कासिम यहां आए लेकिन लूट लाट कर चले गए। उसके बाद महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ 1000 ईस्वी के आसपास। ठीक है, उसने भी आक्रमण किया और लूट लाट कर चला गया।
लेकिन यहां आकर के स्थायी साम्राज्य, स्थायी सत्ता की स्थापना जिस मुस्लिम शासक के द्वारा की गई वो कौन थे? मोहम्मद बिन साम, मोहम्मद गोरी। ठीक है, मोहम्मद बिन साम या बोल दें या क्या बोल दें, मोहम्मद गोरी बोल दें। लेकिन देखो ये जो मोहम्मद गोरी है लंबे समय तक यहां नहीं रुका, वापस कहां चला गया? गजनी चला गया। इसने अपना जो साम्राज्य है वो अपने दामाद, अपने गुलाम, अपने सेनापति, दामाद भी था, गुलाम भी था और सेनापति भी था, कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दिया। ठीक है, और कुतुबुद्दीन ऐबक को संपूर्ण साम्राज्य सौंप कर वापस कहां चला गया? गजनी चला गया, जहां 1206 ईस्वी में इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। देखिए पूछा जाता है भारत में तुर्क सत्ता को सुदृढ़ करने वाले शासक कौन थे? स्थायी मुस्लिम साम्राज्य के संस्थापक तो मोहम्मद गोरी हो गए, लेकिन इस साम्राज्य को सुदृढ़ता प्रदान करने वाले, स्थिरता प्रदान करने वाले जो शासक हैं वो कौन से हैं? वो हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। तो भारत में स्थायी मुस्लिम साम्राज्य के संस्थापक मोहम्मद गोरी कहलाते हैं, जबकि भारत में इस तुर्क सत्ता को सुदृढ़ता प्रदान करने वाले पहले शासक कहलाते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, अभी देखो मैं आपसे बात कर रहा था 1194 ईस्वी में एक युद्ध हुआ, चंदावर का युद्ध। कौन सा युद्ध? चंदावर का युद्ध। किस किस के मध्य हुआ? 1194 ईस्वी में हुआ। चंदावर कहां पड़ता है? यूपी में पड़ता है। देखो प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि तरंग के सेकंड युद्ध में कन्नौज के शासक जयचंद, जिनकी पुत्री संयोगिता का अपहरण पृथ्वीराज चौहान द्वारा किया गया था, कन्नौज के शासक जयचंद ने तराइन के सेकंड युद्ध में किसका सहयोग किया? मोहम्मद गोरी का सहयोग किया। क्यों किया? इसलिए किया, जयचंद ये सोचते थे कि जिस प्रकार से मुस्लिम शासक, इससे पहले जो मुस्लिम शासक यहाँ आए और लूट लाट कर चले गए, सेम उसी प्रकार से मोहम्मद गोरी भी यहाँ आएंगे और लूट लाट कर चले जाएंगे, दिल्ली पर मेरा क्या हो जाएगा? अधिकार हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 1194 ईस्वी में मोहम्मद गोरी गजनी से वापस जरूर आए और आकर के देखो कन्नौज के शासक जयचंद जो है इन्होंने डिमांड की कि भाई अब मुझे आप दिल्ली का साम्राज्य सौंपिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कन्नौज के शासक जयचंद और मोहम्मद गोरी के मध्य क्या हुआ? युद्ध हुआ, और वो युद्ध कहलाया क्या? चंदावर का युद्ध। इस चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने कन्नौज के शासक जयचंद की भी क्या कर दी? हत्या कर दी और कन्नौज को भी अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। ठीक है, तो ये हुआ कौन सा युद्ध? चंदावर का युद्ध। हालांकि ये देखो राजस्थान हिस्ट्री से रिलेटेड नहीं है, नेशनल हिस्ट्री में हम इस चंदावर के युद्ध को पढ़ते हैं, इसका राजस्थान हिस्ट्री से कोई बहुत ज्यादा संबंध नहीं रहा है। ठीक है, तो तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का सेकंड युद्ध। देखो तराइन के प्रथम युद्ध के पश्चात मोहम्मद गोरी के साथ सिंजरी, फारस या ईरान से कौन आए? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आए। कौन आए? नेक्स्ट मैं आपसे बात करने जा रहा हूं प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। देखो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है बेसिकली ये इंडिया में कोई लूटने खसोटने नहीं आए, कोई व्यापार करने नहीं आए। इनका मुख्य उद्देश्य था भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। ये तो धर्म के प्रचार प्रसार के तौर पर यहाँ आए। ठीक है, तराइन के सेकंड युद्ध के प्रथम युद्ध के पश्चात ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है वो कहाँ आए? इंडिया आए। इंडिया में सबसे पहले दिल्ली आए और दिल्ली के बाद फिर ये आए कहाँ? अजमेर। अजमेर आकर के इन्होंने अजमेर को अपनी क्या बना लिया? कर्मस्थली बना लिया। ठीक है, इनकी कर्मस्थली क्या थी? अजमेर थी। ठीक है, देखो इन्होंने चिश्ती संप्रदाय की क्या की? चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की। चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। भारत के प्रथम सूफी संत माने जाते हैं कौन? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। देखो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है, इनके पिता का नाम, या मैं सबसे पहले जन्म की बात करता हूं। इनका जन्म 1143 ईस्वी में सिंजरी कहां पड़ता है? फारस या वर्तमान ईरान में इनका जन्म हुआ। ठीक है, पिता का नाम था सैयद गयासुद्दीन। पिता का नाम क्या था? सैयद गयासुद्दीन। ठीक है, माता की बात करता हूं, माता का नाम था
बीवी शाहीनूर। ठीक है, गुरु, एक बार गुरु एग्जाम में पूछेंगे, पटवार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु कौन थे? हजरत शेख उस्मान हारूनी। हजरत शेख उस्मान हारूनी कौन थे? इनके गुरु थे। ठीक है, देखो इनकी जो जीवनी है वो थी मुनिस अल अखा। मुनिस अल अखा, ठीक है, इसका मतलब था आत्मा की विश्वस्त। आत्मा की विश्वस्त, आत्मा की विश्वस्त। देखो सूफी जो संप्रदाय था, इस सूफी संप्रदाय में, सूफी संप्रदाय के जो लोग थे उनके निवास स्थान को खानकाह कहा जाता था। निवास स्थान, सूफी संप्रदाय के लोगों का निवास स्थान क्या कहलाता है? सूफी संप्रदाय में गुरु को क्या कहा जाता है? सूफी संप्रदाय में शिष्य को क्या कहा जाता है? सूफी संप्रदाय में उत्तराधिकारी को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि भाई सूफी या चिश्ती संप्रदाय के लोगों के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है खानकाह। खानकाह, ठीक है। गुरु कहलाते हैं पीर, शिष्य कहलाते हैं मुरीद। ठीक है, उत्तराधिकारी क्या कहलाते हैं? वली कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? खानकाह, पीर, मुरीद और वली। तो ओवरऑल ये हमारा कौन सा संप्रदाय हुआ? चिश्ती संप्रदाय। चिश्ती संप्रदाय मतलब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। कई बार यहां से क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया जाता है, जिसमें मैंने अभी आपको बताया पटवार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु कौन थे? क्लियर हुआ भाई? हजरत शेख उस्मान हारूनी। तो इस प्रकार से देखिए अजमेर में जो है वो तुर्क सत्ता स्थापित हो जाती है। अजमेर के चौहान क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। देखो पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो है, इनके दरबारी विद्वानों की ओर मैं आपसे बात करना चाहूंगा। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबार में कौन कौन से दरबारी विद्वान रहते थे? यहां से भी अक्सर पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। और उनके द्वारा कौन कौन से ग्रंथों की रचना की गई, उनकी भी मैं आपसे बात करूंगा। तो नेक्स्ट बात करने जा रहा हूं पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबारी विद्वान। PRC तृतीय, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबारी विद्वान। देखिए सबसे पहले तो हम बात करते हैं चंद्रप्रदायी। चंद्रप्रदायी, देखो चंद्रप्रदायी जो है बेसिकली ये लाहौर से संबंध रखते थे। कहां से? लाहौर से संबंध रखते थे। इन्होंने जो ग्रंथ लिखा, ग्रंथ का नाम क्या था? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो ये इनका ग्रंथ था। ठीक है, ग्रंथ को पूर्ण किसने किया? पूर्ण किया चंद्रप्रदायी के पुत्र, मैं यहां लिख देता हूं, चंद्रप्रदायी के पुत्र जलहण। चंद्रप्रदायी के पुत्र जलहण ने इसको क्या किया? पूर्ण किया। ग्रंथ का नाम क्या था? पृथ्वीराज रासो। देखो शैली, किस शैली में लिखा हुआ था? साहित्य की दो शैलियां हम देखते हैं। एक शैली होती है डिंगल शैली। पश्चिम राजस्थान में की जो साहित्यिक शैली उसको डिंगल शैली बोलते हैं, और पूर्वी राजस्थान की जो साहित्यिक शैली है उसको पिंगल शैली बोलते हैं। तो पिंगल शैली में ये ग्रंथ लिखा गया। मैं लिख दूं साहित्यिक शैली। क्या लिख दूं? साहित्यिक शैली। तो साहित्यिक शैली कौन सी है? पिंगल शैली में ग्रंथ क्या किया गया? रचित किया गया। देखो ये जो ग्रंथ है इसे हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। प्रथम महाकाव्य माना जाता है।
हिंदी का पहला महाकाव्य कौन सा ग्रंथ है? पृथ्वीराज रासो। ठीक है, तो ये तो हुई पहले विद्वान की बात, पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रदाई। दूसरा जो विद्वान है, अगर मैं उसकी बात करता हूं यहां, तो दूसरा विद्वान है हमारे पास जयानक। दूसरा विद्वान में बात करूं कौन है? जयानक। ठीक है, जयानक जो है इनका संबंध था कश्मीर से, कश्मीर के ब्राह्मण थे, कश्मीरी ब्राह्मण थे ये। ठीक है, कश्मीर से इनका संबंध था। इनके द्वारा ग्रंथ लिखा गया पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय। ठीक है, ये ग्रंथ लिखा गया। किस भाषा में लिखा गया? संस्कृत भाषा में। ठीक है, इसके अलावा अन्य विद्वानों की मैं आपसे बात करता हूं। अन्य विद्वान, अन्य विद्वानों की अगर मैं बात करता हूं, देखो जनार्दन वागीश्वर विद्यापति गौड़, विद्यापति गौड़, आशाधर, विश्वरूप, पृथ्वी भट्ट। ठीक है, ये सारे इसके क्या थे? अन्य दरबारी विद्वान थे। जनार्दन वागीश्वर विद्यापति गौड़, आशाधार, विश्वरूप, पृथ्वी भट्ट। देखो चंद्रप्रदाय जो है इनका वास्तविक नाम क्या था? चंद्रप्रदाय का वास्तविक नाम था राम भट्ट। क्या नाम था? राम भट्ट। ठीक है, तो ये इसके क्या हुए? प्रमुख दरबारी विद्वान हुए। इस प्रकार से चौहान वंश, हमारे अजमेर के चौहान वंश क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है।